नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर 4 में हमने जो है आपके सभी मेजर पेपर को कंप्लीट करवाया था। इस बार फिर से जो है आपके सभी मेजर पेपर को कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। और हमने इसका सिलेबस को बता दिया है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर जो है आप सभी का सिलेबस देख सकते हो। आज हम लोग जो है हिस्ट्री मेजर पेपर 9 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। अथवा में है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के देनों का प्रकाश डालें। देनों का मतलब है कि फ्रांसीसी क्रांति के जो है परिणाम क्या हुए, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। और अथवा में तीसरा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में जो दार्शनिक थे उसका क्या योगदान रहा, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वहाँ पर दार्शनिक थे जिन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना फैलाई, उसका योगदान क्या था। तो इन तीनों प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इसका आंसर को स्टार्ट करते हैं। आंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप जो एक बेहतर आंसर कैसे लिख सकते हो, अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हो एग्जाम में। आप सभी को पता होगा कि 15 मार्क्स का जो है आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कम से कम जो है कितने शब्दों में लिखना है, 450 से 500 शब्दों में, यानी कि 4 से 5 पेज में जो है इसका आंसर आपको लिखना होगा। आप अगर अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट होता है ना, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 3 पेज में लिख कर आंसर आ जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो बोलता है बड़ा खराब रिजल्ट आ गया भैया मेरा। इसलिए खराब रिजल्ट आया क्योंकि उन्होंने जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन को मात्र 300 शब्दों में लिखा था। तो आप अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको कम से कम 400 से 500 शब्दों में लिखना है, यानी मिनिमम आप 4 पेज लिख सकते हो। अगर आपके पास समय बचता है तो आप 5 पेज लिखें, और मेरा यकीन मानिए आप अगर इस तरह से लिखते हो तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। हमने भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, सभी जो है सेमेस्टर में हमने 70% लाया हुआ है। तो आप इस प्रकार से लिख कर 70% ला सकते हो, और जो हम आपको तरीका बता रहे हैं इसी प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति था, उन्होंने राजतंत्र जो वहाँ पर स्थापित था उनको अंत कर दिया, और फ्रांस में गणतंत्र व्यवस्था स्थापित हुआ। आप सभी को पता होगा कि जितने भी दुनिया में देश आज देख रहे हो, सभी देश में पहले राजतंत्र व्यवस्था कायम थी, लेकिन वहाँ की जनता ने वहाँ पर जब आंतरिक विद्रोह किया तो वहाँ के राजा को हार माननी पड़ी, और जब वहाँ के राजा का हार हो जाता है, पतन हो जाता है, तब वहाँ पर जो है गणतंत्र व्यवस्था स्थापित हो जाती है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति का कारण माना जाता है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब है वहाँ पर समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको विशेषाधिकार था, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके साथ शोषण होता था, उनका अत्याचार किया जाता था। इसके अलावा आर्थिक संकट वहाँ पर एक सबसे बड़ी कारण मानी जाती है फ्रांसीसी क्रांति का। इसके अलावा जनता का राजा के प्रति असंतोष था। जनता ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो है नारा देकर पुराने जो राजशाही था, राजतंत्र व्यवस्था था, उनको चुनौती दे दिया, जिससे यूरोप में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था, लोकतांत्रिक आंदोलन था, बहुत ही प्रेरणा मिली लोगों को। और इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप 1792 में फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश बना। तो जब वहाँ पर लोगों का शोषण किया जा रहा था, वहाँ के लोगों पर अत्याचार किया जाता, जो आम जनता थी, उन लोगों ने मिलकर जो है वहाँ के सरकार, वहाँ के राजा के प्रति आंदोलन कर दिया, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1792 में फ्रांस एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति था ना, इसका एक कारण नहीं था, एक से अधिक कारण था, जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण था वो था निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र का मतलब है तानाशाही राजतंत्र। लुई 14वें के समय फ्रांस में जो है देवीय अधिकार वाली निरंकुश राजशाही स्थापित थी। लुई 14वां जब फ्रांस का सरकार था, यानी फ्रांस का राजा था, उस समय देवीय अधिकार वाली निरंकुश राजशाही का मतलब क्या है? वहां पर जो ये मानते थे कि जो राजा है वो ईश्वर के द्वारा चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया? ईश्वर के द्वारा। इसलिए वह जो है केवल ईश्वर के प्रति जवाबदेह है, ना कि प्रजा या किसी संस्था के प्रति। राजा कहते थे कि हम ईश्वर के प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि हमको ईश्वर ने यहाँ पर चुन के राजा भेजा है। हम आपके प्रति, आम जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, ना ही आपके कोई भी संस्था के प्रति हम जवाबदेही हैं। समझ रहे हो ना? इसी को ही जो है देवीय शक्ति कहा जाता है।
उनका प्रसिद्ध कथन क्या था? उनका प्रसिद्ध कथन था, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। इस विचारधारा को पूरी तरह से दर्शाता है कि इन देवीय अधिकार के सिद्धांत ने राजा को असीमित शक्तियां प्रदान की थी। यानी आई एम द स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर इन्होंने देवीय अधिकार को मान्यता दिया गया था। राजा जो है खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता था। उनका कहना था कि ईश्वर ने इनको यहाँ पर भेजा हुआ प्रजा की रक्षा करने के लिए। यही कारण है कि इनको असीमित शक्तियां प्राप्त थी, जैसे कि वह कानून बना सकता था, युद्ध घोषित कर सकता था, जब चाहे कोई भी कानून बना देगा नया, जब चाहे युद्ध की घोषणा कर देगा। इतना ही नहीं, जो टैक्स है मनमाने ढंग से लगा सकता था और किसी को भी जो है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार करवाया जा सकता था। आप समझ रहे हो ना, असीमित शक्तियां थी ये सब। कोई भी संस्था या व्यक्ति उनके सत्ता को चुनौती देने का अधिकार नहीं रखता था। यानी राजा ही वहां पर सर्वश्रेष्ठ था, सर्वोपरि था। उनके खिलाफ जो है कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। ऐसा निरंकुश परंपरा को जो है राजा लुईस 16वें के शासनकाल के समय अपने चरम पर था। यानी जब राजा यानी लुईस 16वां था, उस समय का जो शासनकाल था, इसका शासनकाल के दौरान जो निरंकुश परंपरा थी, जो शासन व्यवस्था थी, वो अपने चरम पर पहुंच गया था। यही कारण है कि यहाँ के जनता के अंदर बहुत ज्यादा जो है असंतोष फैली। यहाँ के जनता के अंदर जो है विद्रोह की भावना फैली और यह जो है 1789 के क्रांति के रूप में आपको दिखाई देता है। वही यहाँ पर कहा गया कि इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी, जनता की भागीदारी शून्य थी, जिसके कारण यहाँ की जनता में असंतोष फैला और उन्होंने यहाँ पर जो है राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब हम लोग समझते हैं दूसरा, अव्यवस्थित प्रशासन। अव्यवस्थित प्रशासन का मतलब क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था जो है वहां पर उतना सक्षम नहीं था जितना होना चाहिए। दूसरी बात, भ्रष्टाचार और खर्चीला था इनका प्रशासन। आय व्यय का हिसाब ना रखा जाता था, जिसके कारण जो है जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग लगातार हो रहा था। अब जब सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग होगा तो आप सभी को पता है कि जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा राज्य को, देश को। जब भी किसी देश के अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे तो वहां पर जो है सरकारी धन का दुरुपयोग जब होगा तो आर्थिक संकट जैसी समस्याएं आएगी। आप सभी को पता है जब वहां पर आर्थिक संकट आएगा तो आंतरिक विद्रोह बढ़ेगी, जैसे कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में देख सकते हो। इतना ही नहीं, स्थानीय स्वशासन का अभाव था, जैसे कि छोटे मोटे जो निर्णय होते थे वो भी जो है वायसराय के आदेश पर ही लिया जाता था, जैसे कार्यवाही बहुत धीमी गति से होती थी, जिससे जनता परेशान था। यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे कि जब एक गाँव की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं, तो आपका जो गाँव में काम होता है आप कहाँ जाते हो? मुखिया के पास जाते हो। अब मुखिया के पास आप जाओगे तो कहेगा हमसे काम नहीं हो पाएगा, आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करो, तो काम आपका कितना डिले हो जाएगा, कितना समय लगेगा काम करने में। इसी प्रकार से वहां पर जो छोटा मोटा भी काम होता था ना, वो जो है स्थानीय प्रशासन निपटारा नहीं करता था, स्थानीय प्रशासन नहीं देखता था, बल्कि कहता था कि वायसराय से आप डायरेक्ट बात करो। समझ रहे हो तो कितना परेशानी होता था वहां की जनता को। तीसरा जो है वो है अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था। अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है? देश में 500 से अधिक अलग अलग कानून प्रचलित था, जिससे अराजकता थी। यानी देश में जो है अलग अलग कानून व्यवस्थाएं प्रचलित थी और हर किसी पर एक कानून लागू नहीं होता था। अगर कोई विशेष वर्ग के लोग हैं तो उन पर अलग कानून, कोई आम जनता है तो उन पर अलग कानून। यही कारण है कि वहां पर जो है अराजकता फैली हुई थी। अन्यायपूर्ण कानून व्यवस्था था, कानून कठोर और असमान थे। आम जनता को साधारण अपराधों पर मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी, जबकि अमीरों को छूट मिलती थी। अब समझ रहे हो ना कितना भेदभाव था वहाँ। यानी कि जो आम जनता थी, जो किसान था, जो मजदूर था, अगर वो साधारण सा अपराध कर दे तो उनको मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी। और जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो पादरी थे, जो कुलीन थे, वो लोग जो है अगर किसी की हत्या भी कर दे तो उनको जो है साधारण सजा दी जाती थी। इसी तरह से वहां पर जो न्याय व्यवस्था था वो अन्यायपूर्ण था। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जैसे पादरी हो गया, कुलीन हो गया, उनको कई प्रकार की न्यायिक सुविधाएं मिली थी, जबकि जो आम जनता है वो उत्पीड़ित थे, यानी उनका शोषण किया जाता था, उसका दमन किया जाता था। चौथा है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब इसको समझ लोगे तभी जो है आपको 1789 का फ्रांसीसी क्रांति आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का अर्थ यहाँ पर यह है कि वहां पर जो है गहरी वर्ग भेद था, यानी वर्गों के बीच मतभेद था, वर्गों के बीच जो है भेदभाव था। फ्रांस का जो समाज था ना, 4 भागों में बटा हुआ था। जैसे कि भारत की बात करें तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। उसी प्रकार से वहां पर समाज 4 भागों में बटा हुआ था। पहले 2 भाग में एक हो गया पादरी, दूसरा हो गया कुलीन, और तीसरा चौथा जो आप देख रहे हो मजदूर और वही आपका किसान हो गया। तो 4 वर्गों में बटा हुआ था।
तो जो पादरी और कुलीन वर्ग था, जो सामंत वर्ग था, उसी को कुलीन कहा जाता था। उन्हें विशेष अधिकार मिलता था वहां पर। पादरी तो चर्च व्यवस्था में काम करता था, पुजारी मान लो आप। कुलीन मतलब सामंती मान लो, जो सामंत के काम को करते थे, जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी, जो किसानों को दिया जाता था और उनसे टैक्स लिया जाता था, उनसे जबरन काम करवाया जाता था। तो इस प्रकार से सामंतों के पास बहुत सारा जमीन था और उन्हें विशेष अधिकार था, जैसे कि टैक्स में छूट और ऊंचे पद में जो है नियुक्ति कुलीनों की ही होती थी। तीसरे और चौथे जो वर्ग थे, तीसरे और चौथे वर्ग को वहां पर क्या कहा गया है, मध्य वर्ग और आम जनता पर भी जो है सारा टैक्स का बोझ था और उनके पास कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। वहां पर जो तीसरे वर्ग या चौथे वर्ग के लोग थे, जो आम जनता थी, जो गरीब किसान मजदूर लोग थे, उन पर सारा टैक्स का बोझ था। उनको किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। समझ रहे हो कितना अन्यायपूर्ण वहां पर शासन व्यवस्था था। न्याय व्यवस्था भ्रष्ट थी और सेना, चर्च, न्यायालय के पद केवल विशेष वर्ग के लोगों के लिए थे। इस असमानता से लोगों में गुस्सा फैला और क्रांति हुई। यानी वहां पर जो न्याय व्यवस्था थी वो काफी भ्रष्ट थी। इतना ही नहीं, अगर सेना में भर्ती लेना हो या चर्च या न्यायालय के पद पर हो तो केवल विशेष वर्ग के लोग ही भाग लेते थे। छोटे मोटे पदों पर जो है आम जनता को भाग दिया जाता था। आम जनता के लिए छोटे पद थे, जबकि जो महत्वपूर्ण पद थे वो विशेष वर्गों के लिए थे। इस असमानता के कारण वहां पर जो है लोगों के अंदर गुस्सा फैली, जो आम जनता थी। और पांचवा है सेना का दोषपूर्ण संगठन। सेना का दोषपूर्ण संगठन क्या था कि सेना में जो अधिकारी था, जो अक्सर कुलीन वर्ग से होते थे, सेना के जो प्रमुख होते थे ना, वो कुलीन वर्ग के ही होते थे। उन पर जो अधिक धन खर्च किया जाता था, जबकि जो सामान्य सैनिक होते थे, जो सिपाही होते थे, जो तीसरे स्टेट के लोग कहा जाता था, यानी आम जनता, यानी किसान मजदूर, उनको बहुत कम सुविधाएं मिलती थी, इन पर बहुत कम खर्च किया जाता था। यह सामाजिक आर्थिक विषमता को दर्शाता है। इस प्रकार से जो ऊंचे पद है उस पर कुलीन वर्ग के लोग ही भाग लेते थे। कुलीन वर्गों को वहां पर जो है पद दिया जाता था और जो निचली पद था उनको जो है केवल आम जनता को दिया जाता था। तो इस प्रकार से वहां पर जो है बहुत प्रकार की विषमताएं थी। इतना ही नहीं, जो अधिकारी थे, जो कुलीन वर्ग के थे, उनको अधिक जो है पैसा दिया जाता था, अधिक उन पर धन खर्चा किया जाता था, जबकि जो सामान्य सैनिक थे उन पर कम धन खर्चा किया जाता था। और यह जो सामाजिक आर्थिक विषमता था, इन्होंने वहां के लोगों के अंदर अपने सरकार के प्रति असंतोष पैदा कर दी। इतना ही नहीं, सैनिकों की संख्या अधिक होने के बावजूद उस पर कम धन खर्च किया जाता था। इतना ही नहीं, जब सैनिकों के साथ भेदभाव और उनकी उपेक्षा की गई तो सेना में असंतोष फैला, जो बाद में क्रांति का कारण बना। अन्य सैनिकों की संख्या अधिक थी, उसके बावजूद भी उन पर कम धन खर्चा किया गया। इसके अलावा सैनिकों के साथ बहुत प्रकार से भेदभाव किया गया। यही कारण है कि वहां के सेना में असंतोष फैला और यही क्रांति का कारण बना। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है कि फ्रांसीसी क्रांति राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। क्या था फ्रांसीसी क्रांति? क्या था? तो जब वहां के लोगों को राजनीतिक दमन किया गया, आर्थिक शोषण किया गया और सामाजिक अन्याय किया गया, इसी के खिलाफ आम जनता ने वहां पर एक जन आंदोलन कर दिया। और वहां पर जो निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित थी, अव्यवस्था प्रशासन था, अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था था, उनके प्रति जो है जनता एकजुट हुए और इस प्रकार से एकजुट होकर 1789 की क्रांति को जन्म दिया। इसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में लोकतंत्र और समानता के नए युग की नींव डाली। यानी 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, जब वहां के लोगों ने भागीदारी ली और सभी लोगों ने मिलकर, यानी आम जनता ने मिलकर अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया, उसी प्रकार से यह संदेश पूरे विश्व में फैल गया। अब पूरे यूरोप के साथ साथ अन्य देशों के लोगों ने जो है लोकतंत्र के लिए वहां के राजा से संघर्ष किया और इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करके समानता का अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। तो ये जो है एक बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया पूरे यूरोप में। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि मेजर पेपर 9 के हमने कुछ वीवीआई क्वेश्चंस आपको बताया है और कहा ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट करवा दिया क्रांति के कारण। कल हम लोग देख लेंगे क्रांति का जो है परिणाम क्या हुआ और फिर देख लेंगे फ्रांसीसी क्रांति में जो है दार्शनिकों का क्या योगदान रहा। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट का कहना भी है कि सर आपका वीडियो बड़ा लंबा होता है 25 से 30 मिनट, इसीलिए आप थोड़ा सा वीडियो छोटा बनाने का प्रयास कीजिएगा सर। इसीलिए जो हमने इस क्वेश्चन को जब पढ़ाया तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में जो आपको ये दोनों क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और जिस प्रकार से मैंने आपका सेमेस्टर 4 में सारा मेजर पेपर कंप्लीट करवाया, इस बार भी जो है एग्जाम से पहले सभी मेजर पेपर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर ज्वाइन करें,
जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।